नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इस समय गुरुग्राम में हूं। आज़ाद वाड़ी एक ऐसी संस्था है जो आपको प्रकृति से प्यार करना, प्रकृति से जुड़ना सिखा रही है, उसके प्रति जागरूकता कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको योगा की भी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ में श्री अन्न, मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, और मिलेट बनाने का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, ये तब चीज़ें बता रहे हैं। और एक ख़ास शख्सियत भी हमारे साथ है। आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन अब एक दूसरी धारा भी बह रही है कि प्रकृति को संरक्षण कैसे किया जाए और उसमें पैसा कैसे लाया जाए ताकि वो लोग भी आगे बढ़े। वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो बात, जब पैसा नहीं होगा तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपने जो बताया कि पैसा आप वहाँ लगा रहे हैं कि जो प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, जो मन से तन को स्वस्थ कर रहे हैं, तभी तो हम भारत के उस गौरवशाली पल को ले आएंगे। ये थोड़ा सा बताइए हमें। तो जैसे हम कहते हैं कि पैसा कई इविल्स की जड़ है, लेकिन एक्चुअली पैसा में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब खड़ी करनी है तो आपको पैसा चाहिए पड़ेगा। अब उस पैसे को यूज़ करके आप क्या खड़ा कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री इकोनॉमी खड़ी कर सकते हो जो कि एक्सट्रैक्टिव है, प्लानट को और एक्सप्लॉइट कर रही है, और उस इन्वेस्टमेंट का अगर मोटिव केवल और पैसा कमाना है तो वो पैसा का सही यूज़ नहीं है, क्योंकि आप कितना ही पैसा कमा लोगे इस मानसिकता के साथ, वो आपको फुलफ़िल नहीं करेगा। प्लानट को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी न्यू एज में कैसे हम रीजनरेटिव इनिशिएटिव्स, व्हाट इज़ रीजनरेटिव, कि अगर हम अर्थ को, अगर हमारी कंज्यूमरिस्टिक इकोनॉमी अर्थ को डिप्लीट कर रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है, रीजनरेटिव है जो कि अर्थ को वापस रिप्लेनिश करने में हेल्प कर रहा है। और रीजनरेटिव थोड़ा बड़ा टर्म है, ये केवल मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूँ। अगर हम इंसान अपने अंदर भी झांके तो इस एजुकेशन के सिस्टम से, इस वेरी एजेंडा ड्रिवन इकोनॉमी से हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमेजिनेशन, हमारा पर्पस भी डिप्लीट हो गया है। उसको भी रीजनरेट करना। तो एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स के साथ आप रीजनरेटिव प्रिंसिपल्स लगा रहे हो, चाहे वो अर्थ रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन एज अ रिसोर्स हो। तो जो हमारा नज़रिया है देखने का इन्वेस्टमेंट, कि क्या हम इस मनी की ऊर्जा को ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसी संस्थाओं में इन्वेस्ट करें जो कि अच्छा काम कर रहे, रीजनरेटिव प्रिंसिपल का। इट्स लाइक बीज बोना। तो यहाँ पे इतने सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हैं यहाँ पे। आज कितने बीज बो गए होंगे और ये लोग आगे जाके कितना बढ़िया काम करेंगे। तो मेरा यही काम है, इस टाइप के अच्छे स्पेसेस को कैसे रिसोर्सेज लेके आना और कैसे मेंटरिंग प्रोवाइड करना। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, अभी मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का, टीम बिल्डिंग का, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का। तो उसको इस टाइप के डायनामिक्स में कैसे लगाया जाए ताकि मनी इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मोर मनी, मनी इज़ अबाउट क्रिएटिंग मोर हैप्पीनेस एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड। हैप्पीनेस। और एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक कितने ऐसे प्रोजेक्ट आपने खड़े किए हैं, या ऐसे कितने लोगों को आपने आगे लेकर गए हैं, पैसा लगवाया है? क्योंकि आज पैसा निकलवाना भी बड़ा मुश्किल काम है साहब। तो मैं काम करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है शिक्षांतर नाम की, उदयपुर। उनके साथ मैं क्लोजली पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमने एक समूह खड़ा किया है, इंडियन मल्टीवर्सिटीज़ अलायंस नाम का। हमारे देश भर में 100 से ज़्यादा ऐसे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, कम्युनिटी लिविंग, सस्टेनेबिलिटी में नए नए तरीक़ों से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। जो हमें सिखाया गया है समाज से, उसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो हमारा दिल कह रहा है उस तरीके से उस लाइफ को जी रहे हैं इन अलग अलग पहलुओं में। तो ऐसी 100 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हम हर साल इन 100 ऑर्गेनाइजेशंस में और ऑर्गेनाइजेशन जोड़ते जा रहे हैं। तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, जर्मिनेटर इंक्यूबेशन प्रोग्राम। इसमें हाल ही में हमने इंडिया से 9 ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया है, आज़ाद वाड़ी टाइप की और हैं, और इनको हम अगले 6 महीने के लिए फंडिंग सपोर्ट दे रहे हैं और मेंटरिंग दे रहे हैं। और जो ये इन 9 ऑर्गेनाइजेशंस में 6 महीने के बाद तक जो टिके रहे, अच्छा काम करते रहे, उनको हम आगे की और फंडिंग से कनेक्ट करेंगे। और ये फंडिंग आगे ही कहाँ से आती है? तो पीपल हु वर्क इन कॉर्पोरेट्स का भी एक CSR का बजट होता है, लेकिन CSR का जो सेंस है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूंगा जहाँ पे गरीबों को खाना खिला दिया, उनको एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन दे दिया, तो वो भी केवल सिम्टम्स पे ही काम कर रहे हैं। गरीबों को खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसकी जड़ क्या है?
ये जो पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही है उसमें से 2% प्रॉफिट निकाल के आपने गरीबों को खाना खिला दिया, वो सोल्यूशन नहीं होगा, कि सिम्टम आपने ऊपर से पैच कर दिया, लाइक एलोपैथी। तो CSR बजट से थोड़ा पैसे लेते हैं, और ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अब जाग रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि मैं अपने पर्पस से अलाइन करके अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, तो उनको उनके साथ बात करके, उनके विजन दिखा करके वो करते हैं। और हमारा जो मॉडल है, इट्स नॉट अबाउट डोनेशन, वी डोंट वांट डोनेशन, वी वांट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। कि आप आओ, जैसे मैं यहाँ पे आज़ाद के साथ 2 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट किया, डोनेशंस भी लेके आए, बट हम लोग डेली बात करते हैं स्ट्रैटेजी, कौन से इवेंट्स करने हैं, कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू हैव द स्किन इन द गेम। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और आप ये CSR जो है ये देखने में बड़ा सही है, लेकिन जो कानून बना दिए जाते हैं जो उस पर वो बदलने की बात नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हम भले ही कितनी चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो नहीं बदली। और मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा है कि जीना है तो जीने की तरह, जीने का महज इल्ज़ाम ना लें। हमें ये सोचना है कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, क्या वो इल्ज़ाम ले रहे हैं अपने आप, और या नई शुरुआत क्या होगी। ये आज़ाद जी, आपका नाम आज़ाद, आप खुद आज़ाद हो गए, और आपकी जो फर्म आपने बनाई है आज़ाद खाली जो बनाई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि मुझे सिर्फ फ्रूट ही पसंद है, तो कैसे, एकदम विरोधाभास सा मैं देख रहा हूँ कि कैसे आपने अपने आप को इतना बदल लिया। सो बेसिकली आज़ादवादी जो है उसका जो मतलब है वो है एक वैली ऑफ फ्रीडम, कि जहाँ पे हम एक ऐसी वादी बनाएं जहाँ पे हम आज़ादी को ही क्वेश्चन कर सकें। और ऐसा नहीं कि आज़ादी के नाम पे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, नेचर का शोषण कर रहे हैं, हम अपने इंसान का, अपने आप का शोषण कर रहे हैं, और हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम कुछ भी चीज़ को डायरेक्टली ऐसे विश्वास ना कर लें कि अच्छा ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और जो भी हमारे सामने दिख रहा है उसको सेंसरी लेवल पे हम ले जाएं कि अच्छा जो दिख रहा है वो सही है या गलत है, जो सुनाई दे रहा है वो सही है या गलत है, या फिर क्या इसकी हिस्ट्री होगी, क्या बैकग्राउंड होगा, ये मेरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में और हमारी लाइफस्टाइल को डेवलप करने में। तो इसी बेसिस पे हम लोग आज़ादवादी को डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं कि हम लोग सब आएँ यहाँ पर, मिलें, और एटलीस्ट वो क्वेश्चनिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम स्टार्ट करें, और वो कॉन्शियस जो लिविंग है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, उन सबको प्रमोट करें, उन सबको जिएं, और मस्त हेल्दी रहें। तो जैसे आपने फ्रूट्स के बारे में जो बात कहा, तो फ्रूट जो है वो देखिए, जैसे बेसिक में अगर आपको आइडिया जो है कुदरत का, हम लोग नेचर पे बहुत बिलीव करते हैं और नेचर को हम टीचर मानते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो एक पेड़ है और एक पेड़ पे कुदरत ने खाना पका के दिया है, यानी कि पका हुआ आम है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम उसे चूल्हे पर फिर से पकाते हैं। एक्चुअल में वो पका हुआ नहीं, वो जला हुआ खाना है। जो उस पके हुए को जो कुदरत ने हमें पका के दिया था, उसे हमने जलाया और अब हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा जो हीट लेवल है, जो पित्ता लेवल है हमारा, स्पेशली जो अग्नि है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे ना कि इंडाइजेशन होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें होगी जो एसिडिक है। और एसिडिक का जो एसिड का जो नेचर है वो भी अपने आप में हीट है, वो अग्नि है उसमें। तो कैसे हम वो पके हुए खाने को ही कंज्यूम करें रेदर देन कि उसको पकाया और उसको फिर जलाया और फिर उसको कंज्यूम किया। तो जितना हम कुदरत से डायरेक्टली हम लेंगे एफर्टलेसली, कि आम आ रहा है और उसको हमने तोड़ा और हमने खाया, या सब्ज़ी मिल रही है हमें और उसने हमने लिया और खाया, और उसके बाद हमने मिर्च मसाले डाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लोग डालते रहते हैं स्वाद के नाम पर। तो वो भी मुझे लगता है कि मिक्सिंग करना किसी भी 2-3 मसालों को, तो पेट का जो पार्ट है वो है कि वो सबको सेग्रीगेट करता है फिर से। तो मोस्टली जो हमारा जो दिन का टाइम जो जाता है वो डाइजेशन में जाता है, जो कि बहुत ये है कि दिमाग को टाइम नहीं मिल रहा है, बॉडी को हील नहीं हो रहा है। तो बॉडी काम कैसे करेगा? वो तो सिर्फ खाना हम खा रहे हैं और उसको पचा रहा है, उसको 6 घंटे तो पचाने में ही लग रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, हम लोग रॉ फूड की बात करते हैं, तो वो बस विदिन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स में तो आपका पूरा खाना पच जाएगा। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आज आप आज़ादी की बात कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ करना है, लेकिन आज तो पैकेज्ड फूड का, दाल मखनी, आपको पनीर, जो जिसको जो पसंद है वो पैकेट में मिल रहा है, एक तरफ वो चल रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप
और गुड़गांवा में मल्टीनेशनल कंपनियां जो इस धंधे को चला भी रही है, काम को कर रही हैं, तो कुछ प्रतिकूलता आपको लगती है? कैसे ये इच्छा शक्ति जागृत हुई? बिल्कुल, मतलब जैसे कि मुझे लगता है कि शुरुआत तो हमारी खुद की लाइफ से ही होती है। तो मेरी भी अपनी लाइफस्टाइल ऐसी ही थी कि जो मुझे बचपन में सिखाया गया था उस पे मैंने विश्वास कर लिया कि अच्छा, चिप्स के पैकेट तो खाने होते हैं, वो तो हम खाते ही हैं, उसमें क्या है। और उसको बहुत अच्छा माना जाता था। जब मैं स्कूल में था तो सब बच्चे चिप्स लेके आ रहे हैं, कोई कुरकुरे लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, तो उसको हमें जब कंज्यूम करना है तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब उसकी बैक स्टोरी सुनी कि कुरकुरे या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो पैकेज्ड फूड है, वो क्यों बनाए जा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि वो कुछ परसेंट अमीर लोग जो हैं वो और अमीर हो जाएं और आपका पूरी तरह से वो शोषण करके और पूरा निचोड़ दें आपको। उनको आपसे सिर्फ पैसा निकालना है। अब वो पैकेट में सो कॉल्ड दाल बेच रहे हों, छाछ बेच रहे हों, और कुछ भी वो बेच सकते हैं। मतलब एक पत्थर को भी अगर वो पैकेज करेंगे, उसको भी वो बेच सकते हैं। तो एट दी एंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है? क्या ये मेरे समाज के लिए ज़रूरी है? क्या ये मेरे जंगलों के लिए ज़रूरी है? तो अगर हम इस बेस लेवल पे अगर हम बात करेंगे कुछ भी कंज्यूम करने से पहले, तो मुझे लगता है कि बहुत ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाएंगे। और यही हमें मोटिवेट करता है कि हमें इतने ड्रीम्स नहीं है हमारे, इतने कोई डिटर्मिनेशंस वो नहीं है हमारे कि ये करना ही है, ऐसा होना ही है। लेकिन हम बहुत सिंपल लाइफ देखते हैं कि अगर रात को नींद आ रही है आपको, तो इतना इनफ है। जी बिल्कुल ठीक है। और जल, जंगल, ज़मीन को बचाने की सही मायने में ये एक मुहिम है। जब हम अपने जल से, जंगल से और प्रकृति से प्यार करेंगे, तभी हम उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ मिलेट एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने ये बताया है, ये कितने लोग समझ पाते हैं? क्योंकि मुझे ये लगता है, और एक तरह का है कि जो बड़े अभी जाते, जो पैसे से सक्षम लोग हैं, समर्थ लोग हैं, वो करते हैं। आज ये देश 5 किलो अनाज पे तो पूरा देश, आधी आबादी तो उसी की तरफ जा रही है। ये कैसे समझा पाते हैं, कैसा देखती हैं आप इसको? देखिए, मिलेट अभी जिस तरीके से इतना महंगा भी है, मुश्किल तो है। ये जर्नी जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। फिर हमें गेहूं की और चावल की इतनी आदत हो चुकी है। पर जैसा आज़ाद ने कहा, और मैं उस कॉन्टिन्यूशन में भी कहना चाहूँगी कि सच में हमें ये सब को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि क्या ये सच में ज़रूरी है मेरे शरीर के लिए, ये मुझे इतना पोषण दे रहा है। मेरे पास ऐसे भी लोगों के साथ डिस्कशन होता है कि मिलेट इतना महंगा है, गेहूँ इतने का आता है, तो मैं ये कैसे खाऊँ या क्या। हम दवाइयों पे खर्च करने में नहीं सोचते, हम डॉक्टरों के पास फ़ीस देने में नहीं सोचते। वो तो ऑप्शन नहीं बचता ना, तब तो हमें हमारी जान की परवाह हो जाती है। पर यही आज अगर हमें सस्टेनेबिलिटी पे आना हो, लाइफस्टाइल पे आना हो, बहुत आसान होता है। एक पैकेट खोल के खाना गर्म करके, माइक्रो करके और खाना। हम यूएस में भी रहे हैं, वहाँ पे यही किचन, स्टैंडिंग किचन्स या एक स्लैब वाली किचन्स क्यों सस्टेन करती हैं? इसीलिए। और हमारे घर की किचन्स पहले एक प्रॉपर ओपन किचन्स होती थी, चूल्हा होता था, तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे कुकिंग के, जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब रखते थे। और मिलेट्स में कहीं ना कहीं ये अमाउंट का किस तरीके से कितना महंगा मिल रहा है ग्रेन, और मेरे बजट पे, फैमिली बजट पे हर कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उस तरीके को वो बैलेंस करना मुश्किल तो है। पर फिर भी अब लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, लोग समझ रहे हैं। और जो जैसा मैंने अपने सेशन में भी पहले कवर किया था कि जो इस जर्नी पे चल पड़ता है ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये किया तो मुझे कल से इसके बेनिफिट मिल जाएंगे। बट जब मुझे इसके बेनिफिट मेरे शरीर में देखने को मिलते हैं, तब फिर मैं डॉक्टरों पे पैसा खर्च करूं या मेडिकल पे, अपने इलाज पे पैसा खर्च करूं, दवाइयों पे रहूं जीवन भर, अपने आसपास वालों को परेशान करूं, या अपना सही मायने में सही अनाज खा के, सही तरीके से खा के उसको बैलेंस आउट करूं, वो अपने आप चॉइस बहुत ईजी हो जाती है। और थोड़ा सा ये मोटिवेशन टू कीप इट गोइंग कि हाँ मेरे को ये बनाना है, मेरे को ये मेहनत है, मेहनत डेफिनेटली उसमें ज़्यादा है, तो वो अपने आप वही जब बेनिफिट देखने को मिलते हैं तो अपने आप होती है। और साथ में किस तरीके से हम अपने परिवार को भी उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बिलीव करती हूँ कि आज मिलेट बहुत महंगा है, सब कुछ है, और बाकी सब चीज़ें बहुत इजीली सस्ती मिल रही हैं। अगर हम लोग खाने लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइसेस भी रेगुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो आपने कहा कि जो दादी की रसोई में था, नानी की रसोई में था, वो आज हमारी रसोई से गायब हो रहा है। लेकिन आपने बताया कि आपको सर्वाइकल था, आपको बीमारी थी, आपने तब इसको शुरू किया। वो एक कहानी सुनना चाहते हैं आपका कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और फिर आप उस फ़ायदे को लोगों तक बताने लगी।
मेरे जो है, मैं मारवाड़ी घर में शादी हुई है मेरी, तो मैंने मेरी दादी सास को, आज भी हमारे घर में मेरे ससुराल में वो हाथ वाली दाल की चक्की है जहाँ मेरी सास मतलब अभी भी उनके बाद भी हमाम दस्ते में हमारे घर में बाजरा, जो बाजरे का खिचड़ा जो सबसे फेमस चीज़ होती है, मारवाड़ियों का खाना ही नहीं उनके बिना कंप्लीट होता, जिसके ऊपर 1 चम्मच घी ऊपर डाल के हम खाते हैं। तो मैं पंजाबी फैमिली से आती थी पर मुझे ये सब नहीं पता था, पर वो उनके सब मेथड्स को मैंने बहुत ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया, उनकी वैल्यू समझी। और शुरू में ज़रूर मुझे होता था ये इतना काम कौन करेगा, हम भी उसी जनरेशन के, ये क्या करना है, फालतू क्या करना है। जब बीमारियों ने दस्तक दी, जब लाइफ में पेरेंट्स बने, उस फेज़ ने सिखाया कि एक सही डायरेक्शन, एक सही मायने में सही लाइफस्टाइल। और जितना क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मुझे बहुत जेन्युइनली टेंशन होती है कि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हैं। चलो हम तो आधी निकाल ली या आधी भी बची है नहीं बची पता नहीं, बट उनके लिए वो तो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए क्या छोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली मेरे पर्सनल एक बीमारियों ने मुझे बहुत बेनिफिट इस बात में अचीव करवाया। पर वो पेशेंस जो हैं, जो कि मैं सबको एनकरेज करती हूँ जहाँ भी मैं सेशन लेने जाती हूँ या जो भी मेरे से बात करते हैं, बस वो एक मन में एक्सेप्टेंस कि नहीं मुझे ये करना है। और अगर इसमें मेहनत भी है तो मेहनत तो हम पैसा कमाने के लिए भी कर रहे हैं। उस पैसे को कमा के क्या फ़ायदा जिसको हम मतलब अपने खाने को ही नहीं सही रख सकते। हमें खाना खाने का समय नहीं है, हमें हमारी फैमिली के लिए समय नहीं है, हम हमारे नेचर जिससे हम इतना कुछ लिए जा रहे हैं हम उसको ही नहीं दे रहे हैं। तो सब ये पैसा सब यहीं रह जाना है, किसने क्या लेके जाना है। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि यहाँ एक जो मैंने शुरुआत ये देखी है कि लोग बदलना चाहते हैं और दूसरों को भी एक अच्छी जीवन शैली देना चाहते हैं। और जिस तरह का माहौल गुरुग्राम में और पूरा प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा, उसी को रोकने के लिए हमारे साथ हैं। आप अपने बारे में परिचय दिए और अपने संगठन के बारे में बताइए कि किस तरह का काम आप करते हैं और आज़ाद वाड़ी से कैसे जुड़ी हैं। हाय, तो मेरा नाम जूही है एंड 1 साल पहले मैंने ये ज़ीरो वेस्ट गुड़गांव स्टार्ट किया। वैसे मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, बट मैं काफ़ी सालों से ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जी रही हूँ। तो जब मैं ये सब कर रही थी तो मुझे लगा कि मतलब कोई आसपास नहीं कर रहा है, नोबडी केयर्स। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे मैं अपने जैसे लोगों से मिल पाऊँ, बात कर पाऊँ, कुछ शेयर कर पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ। तो मैंने ये 1 साल पहले ये ज़ीरो वेस्ट गुड़गांव स्टार्ट किया एंड इसमें हम मंथली मीटअप्स करते हैं जहाँ पे हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे जैसे हैं एंड कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं बट करना चाहते हैं। तो हम उन्हें वर्कशॉप्स कराते हैं। वर्कशॉप्स में हम उन्हें सिखाते हैं कि वो कैसे वेस्ट से, जो वेस्ट हम फेंक देते हैं, जो लैंडफिल्स का हिस्सा बन जाते हैं, हम उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे हम अपने घर का क्लीनर बना सकते हैं, कैसे हम उस वेस्ट को अपना पौधों का खाना बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं घर पर, और कैसे हम 60% जो हमारे किचन का वेस्ट है, जो कि वेट वेस्ट 60% जो हम लैंडफिल्स में भेज देते हैं, हम उसको कैसे अपने घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, ये हम अपनी वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। और हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी करते रहते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हमने अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे। एक था सखी सहारा में हम कुछ ऐसे एरियाज़ में गए, लो इनकम एरियाज़ में, जहाँ पे लोगों को हाइजीन और इस सब में कुछ नहीं पता। तो हमने उनको मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दी और उनको बताया कि आप पैड्स की जगह, जो कि फिर से एक कूड़ा होता है और गंदगी फैलाते हैं, काफ़ी बीमारियां फैलाते हैं, काफ़ी सालों तक वो पैड्स, हज़ारों सालों तक हमारे लैंडफिल्स का हिस्सा बना रहते हैं, तो हम उसको कैसे रिप्लेस करके हम मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा ये कैंपेन है जो हम करते हैं। कभी कभी हम क्लीन अप ड्राइव्स भी करते हैं, जहाँ पे कहीं भी हमें जब कूड़ा पता चलता है कि हम यहाँ पे सफाई कर सकते हैं, तो हम कुछ लोग इकट्ठे होके चले जाते हैं और सफाई कर लेते हैं। तो जूही जी, मुझे अभी मैं जब यहाँ पर आ रहा था, सड़कें बहुत सुंदर हैं, इमारतें भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुग्राम में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है और यहाँ आकर वो अपने कचरे को छोड़ देता है। आप देखिए दोनों तरफ प्लास्टिक भी है, कितने कॉरपोरेट के लोग यहाँ सैर भी करते हैं, दौड़ भी लगाते हैं। इस पर काम नहीं होता, आप इस पे काम करेंगी तो हम उसको भी दिखाएं, उसको भी लेकर। बिल्कुल हम इस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन मतलब सफाई करना अच्छी बात है, सफाई करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हम भी अपना ऐसी ड्राइव्स करना चाहते हैं जहाँ पे हम सफाई करें, बट उससे पहले हम लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं कि आप इतनी गंदगी फैला ही क्यों रहे हो। गंदगी ना हो तो ये ज़रूरत ही ना हो। उस जो वेस्ट हमारे घर से निकलता है हम उसको अपने सोर्स पर ही उसको मैनेज कर लें तो इतनी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि आज सिर्फ उन तबकों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है जो खुद अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं और ठेके पे दे देते हैं कि आप अपना पैसा लीजिए, वो कचरे को कहीं भी डाल देते हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है। क्या नाम आपका?
शारदा सक्सेना। अच्छा, शारदा जी मुझे बताइए कैसे आप जुड़ी हैं इससे और क्या सीखा आपने आज, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? Yeah, so this was very random trip for me. I was doing sadhana pada in Isha Yoga Center with Shamavi, and she just introduced me about this thing and about Azadwadi. So it was just a random trip for me. And yesterday night we did a moonwalk, and we track for almost 4. वॉक क्या? Moonlight walk. अच्छा, तो So क्या we- उसमें आपने किया, कुछ थोड़ा सा बताएंगी? Yeah, definitely. So we actually went for a walk, and it was kind of 4 to 5 kilometers of walk in the forest, and we trekked, and then we did meditation over there. We shared some joy. We we just played some music. Some people just sing the song, and after that we came back and we had food, and in the morning we had yoga session, and now we were having the millet session. So it's like we're learning so many things. It's a place where we can connect with multiple people, with like-minded people, which I feel right now is a bit difficult when we go in our cities. We don't find people with the right mindset, the same mindset, and they feel like, what are you doing? And as the Akka was she was saying कि हमें ये फील कराया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड हैं, और ये कहाँ जा रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, लाइक स्पिरिचुअलिटी को एक प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, इस लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं। दे फील हमें फील कराते हैं कि हम गलत रास्ता चुन रहे हैं। सो यहाँ पर आके वैसे ही लोगों को से मिलकर एक अलग सा उम्मीद दिखती है कि हाँ, हम इस चीज़ को और आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आधुनिकता का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि आधुनिक होना, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना, अपने संस्कारों से, प्रकृति से जुड़ना ही सही मायने में आज की आधुनिकता होगी। चलिए और बात करते हैं, और आप देखिएगा, हाँ, सांवी से बात करते हैं। और एक बार मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो आज़ाद वाड़ी का यहाँ पर बनाया है, ये बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल ही इसको बनाया गया है। सांवी, थोड़ा सा बताइए कैसे एक पूरी प्रकृति के अनुकूल आपने आज़ाद वाड़ी को यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले नमस्कार। और बाय प्रोफेशन आई एम एन इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर। तो मैंने काफ़ी स्टूडियोज़ के साथ, कंपनीज़ के साथ काम किया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जितना मुझे लगता है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और बाकी भारत में ये एक बहुत वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आप कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाएं और स्टील स्ट्रक्चर्स बनाएं और अंदर टाइल्स लगाएं, इस तरीके का इंटीरियर्स करें। और वो सारे इंस्पिरेशंस भी जो आ रहे हैं वो बहुत वेस्टर्नाइज्ड हैं, उस तरीके के इंस्पिरेशंस। जैसे वेस्ट में होता है कि सोफ़ाज़ हैं और लेदराइट यूज़ कर रहे हैं, हम लेदर यूज़ कर रहे हैं, हम इस तरीके के मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि जिनका एम्बॉडीड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। उससे मेरा मतलब है कि उन मटेरियल्स को प्रोक्योर करने का तरीका जो है उसमें बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और वो कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। लेकिन यदि हम देखें हमारे भारत में जिस तरीके का आर्किटेक्चर रहा है, टेम्पल्स का आप देख लीजिए, टेम्पल से आप सीख सकते हैं, आप गांव में जाके आप सीख सकते हैं जिस तरीके के मिट्टी के वो घर बनाते हैं, तो बहुत खूबसूरत है वो। और नॉट इवन दैट, इट इज़ इवन वेरी साइंटिफिक। आप अगर मिट्टी के घर में रह रहे हैं, आपका छत जो है स्ट्रॉज, हेज़, आप वो सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो थर्मल इंसुलेशन में हेल्प करता है हमें। एंड आप गोबर से लेप रहे हैं उसे, यू आर डूइंग नेचुरल प्लास्टर ओवर देयर, तो वो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। एंड इट ऑल्सो इज़ एंटीसेप्टिक, सो आपकी चींटियाँ वगैरह सब वो दूर रखता है। सो एंड वी आर कनेक्टेड विद अर्थ इन दैट सेंस। तो लेकिन वो सब खो गया है आज के ज़माने में, बिकॉज़ वी हैव टेकन वेस्ट से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं कि हमें डबल बेड चाहिए, हमें डाइनिंग टेबल चाहिए, 2 BHK 3 BHK, तो हमने ये चीज़ें खो दी हैं और उसका अब हम भुगत रहे हैं। दिल्ली में 52 डिग्री इट्स द टेम्परेचर ना। आपकी ही बात को जोड़ दूं कि एक रिसर्च आई है कि जो शीशे की जो ये इतनी इमारतें जो बन रही हैं, ये भी गर्मी का एक कारण है। क्या हमारे आर्किटेक्ट और जो युवा जो पढ़ रहे हैं इस चीज़ को सोचेंगे और इसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें? इस बार के जो टेम्परेचर्स हैं, एवरीबडी नोज़ कि स्काई रिकॉर्ड गए हैं और लोगों के एसीज़ फट रहे हैं। न्यूज़ में हमने कितनी बार सुना है 2024 में कि लोगों के कितने एसीज़ फटे हैं, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। वाई? बिकॉज़
बिकॉज़ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है और हमारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है, जिस तरीके के हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो हीट को लेंगे और वो हीट को अंदर छोड़ेंगे। स्पेशली ग्लास की जो बिल्डिंग्स हम कहें, स्काई स्क्रेपर्स, जो कि बहुत वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ में, 52 डिग्री टेम्परेचर एंड लोगों का घर में रहना मुश्किल हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन, एसी की कॉस्ट बढ़ रही है, आपका एनर्जी इतना कंज्यूम हो रहा है, इससे लोग समझेंगे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, और हमें क्या बदलाव करने चाहिए। और आज़ादवादी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जहाँ पे दो ये बिल्डिंग ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन गया था कंक्रीट में, बट स्टिल अगर आप आसपास देखें तो हमने ये कोशिश करी है कि हम क्या नेचुरल मटेरियल्स यूज़ करके इस जगह को 52 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी हम ड्यूरेबल बना सकें। और ऐसे बहुत इनोवेशंस अब इंडिया में आ रहे हैं। एंट स्टूडियो करके एक इनोवेशन ला रहा है, जो वो मिट्टी के कुल्हड़ यूज़ करके आप एसी बना सकते हैं। तो आई थिंक जस्ट बिकॉज व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग, बी एड कि हमारे घरों के अंदर एसीज़ फटना या फिर टेम्परेचर का इतना होना, उससे लोग सीख रहे हैं। और हम ये अवेयरनेस फैलाने में, इस जगह को ऐसी डिज़ाइंस करने में, हम वो अवेयरनेस फैलाने में मदद करेंगे कि आप अपने घर को किस तरीके से नेचुरली कूल कर सकते हैं, प्लस आपकी सेहत के लिए क्या बेटर रहेगा, प्लस अपना जो पुराना हमारी आर्किटेक्चर की विद्या है भारत में, जो हिस्ट्री है, हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम दैट, कि वो ऐसा करते थे तो क्यों करते थे। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर विल बी अ बिग डिफरेंस इन दैट। जी, तो आज़ादवाड़ी इस काम को बखूबी कर रहा है और मुझे वो फिल्मी गाना याद आ रहा है कि ये ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। ये ज़िंदगी है कुछ लौटाने का, प्रकृति को सहेजने का, संवारने का, क्योंकि जिस तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसका आप जो परिणाम है वो देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।